हाय फ्रेंड, आपका वीपी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 से चैप्टर नंबर 3 साइंस सब्जेक्ट से पढ़ेंगे हम लोग, जो केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर रहेगा आपका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो, एटम्स मतलब होता है परमाणु और मॉलिक्यूल्स मतलब होता है आपका अणु। ये हिंदी मीनिंग होता है। अब यहाँ पे हमें एटम पढ़ना है और इसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल पढ़ना, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कैसे कैसे एटम मिलके ना मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जैसे वाटर का फार्मूला कैसे बनेगा, कौन सा कंपाउंड होगा आयनिक कोवैलेंट, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है बाई एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। तो देखो, आपको दिया ना, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 5000 BC in Indian philosophers महर्षि कन्नड़। यानी कि जो महर्षि कन्नड़ थे, उन्होंने 500 बीसी पहले वो क्या बताए थे कि जो एटम होता है ना, वो डिविजिबिलिटी मतलब सब मैटर का सबसे छोटा से छोटा जो पार्ट होगा, यानी उसका नाम उन्होंने क्या दिया था, मैटर दिए थे। करें postulated that if we go on the dividing matter यानी पदार्थ, we shall get smaller and smaller particles, यानी छोटा से भी छोटा पार्टिकल जो होगा, ultimately a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible। कि उन्होंने बताया कि सबसे छोटा वाला जो पार्टिकल हो, जिसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते, तरह ही नेम दिस पार्टिकल परमाणु, तो उन्होंने उसका पार्टिकल का नाम क्या दिए, परमाणु दिए। और another Indian philosopher Pakdo Katyayana elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in the combined form which give us a various form of matter। तो दूसरे इंडियन साइंस फिलोसोफर जो थे, यानी पकड़ो कट्यामा, इन्होंने इलोबरेट डॉक्ट्रिन ने कहा था कि जो पार्टिकल होंगे ना, वो उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं मैटर के। तो चलिए हम लोग अलग अलग फॉर्म मैटर के देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका। तो देखो, इन्होंने क्या बताया कि अराउंड द सेम एरिया एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर Democritus and Lysippus suggest that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these individual particles atoms. All this was based on the philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. And Antonio Lavoisier laid a foundation of chemical sciences by the establishing two important law of chemical combination। तो उन्होंने दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताए। कौन बताए? ये बताया हमें लेवासियर ने। अब क्या होता है दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? इन्होंने बताया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द फॉलोइंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर इस्टेब्लिश आफ्टर। चलिए, तो दो लॉ हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट लॉ इसमें हमारा आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो कह रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम नाइदर क्रिएटेड मास और नॉट डिस्ट्रॉयड मास, इट इज सेड टू बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज लेवासियर। तो लेवासियर के द्वारा क्या कहा गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में, कि नाइदर क्रिएट मास, ना ये मास को क्रिएट कर सकते हैं, और नाइदर डिस्ट्रॉय, और ना इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। अब जैसे आपको एक्स और वाई केमिकल की बात कर लेंगे, तो एक्स में दिया कॉपर सल्फेट और वाई में दिया सोडियम कार्बोनेट। एक्स में दिया बेरियम क्लोराइड, वाई में दिया सोडियम सल्फेट।
और इसके बाद एक्स में दिया लेड नाइट्रेट, वाई में दिया सोडियम क्लोराइड। आपको अलग अलग यहाँ एक्टिविटी करना है। करा प्रिपेयर सेपरेट ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई ईच इन 10 ml इन वाटर। 10 ml दोनों में 5 एक्स ले लेना और वाई लेना था, कॉपर सल्फेट ले लेना है और सोडियम कार्बोनेट ले लेना है और सभी पेयर में 5% क्या डालना, हमें Ni1 डाल देना है यहाँ पे। फिर सेकेंड नंबर पर टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई इन ए कोनिकल फ्लास्क, सम सोल्यूशन ऑफ एक्स इन इग्निशन ट्यूब। तो देखो आपको यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क ले लेना है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली सी दैट द सोल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स्ड, पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। अब यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है एक कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब इस कोनिकल फ्लास्क में देखो आपको ऊपर कार्क जो ढक्कन जैसा रहेगा बंद करने के लिए, और यहाँ पे आपको थ्रेड दिया हुआ है और कोनिकल फ्लास्क ये ऐसे पैटर्न में लगाया गया है यहाँ पे, और स्मॉल इग्निशन ट्यूब डाल दिया गया और सोल्यूशन इसमें एक्स और सोल्यूशन वाई डाल के मिक्स कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि जो जो सब्सटेंस बनेगा, जितना बनेगा वही हमारा क्या होगा, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का रूल। देखो दिया वेट द फ्लास्क विथ इट कंटेंट केयरफुली, हमें फ्लास्क को के कंटेंट को केयरफुली क्या करना है, वेट करना है। नाउ इट विल स्वेर द फ्लास्क सो दैट द सोल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स। अब सोल्यूशन एक्स और सोल्यूशन वाई को मिक्स कर देंगे और वेट अगेन, फिर इसके बाद अगेन दोबारा करेंगे। तो व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन प्लस, डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, उस स्थान पर क्या हो गया कि रिएक्शन हो गया। और डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज, जबकि उसका मास चेंज होगा, नो, बिकॉज इट्स इक्वल द टोटल मास ऑफ रिएक्शन एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में समझाया था वही हो गया हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये कह रहा है कि ना ही हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई भी मास को नहीं हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही कोई मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। अब सेकेंड देखिए यहाँ पे दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय द जोसेफ प्राउस्ट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेवोसियर along with other scientists are noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such a compound had the same element in the same proportions irrespective of where the compound came from or who prepared it. In compounds such as the water, the ratio of the mass of hydrogen to mass of oxygen always 1:8। तो इन्होंने क्या बताया कि जब कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड में जो भी पार्टिकल मतलब जो भी एटम मिलके बने रहते हैं उनके रेशियो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और इसके बाद यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जो रेशियो बन गया यहाँ पे वो दोनों का रेशियो 1:, क्या होता है यहाँ पे 2 होता है। तो 1:2 इज सेड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सॉरी 1:8, यानी कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 2 कैसे आया, हाइड्रोजन का मास तो एक्चुअली 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम कितने, 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2, 1 में अगर हमने वो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो दिया दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। दिस लॉ स्टेट बाय द प्राउस्ट एज इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है कि इन केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो डेफिनिट प्रोपोर्शन में बाय मास के अकॉर्डिंग क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट वाज टू गिव appropriate explanation of these law. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter.
about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of the matter, which was till then just a philosophy. He took the name atom as given by the Greek and said that the smallest particles of the matter are atoms. His theory was based on the law of chemical combination. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass. तो देखो यहाँ पे दिया है ना, अकॉर्डिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल द मैटर, एक मिनट, हाँ ये कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो जो हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होता है। चलिए जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ लेते हैं। जॉन डाल्टन वाज बॉर्न इन ए पुअर वीवर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। तो जॉन डाल्टन जो थे ना एक गरीब घर से पैदा हुए थे जो इंग्लैंड में 1766 ईस्वी में। ही बिगेन हिज करियर एज ए टीचर एट द एज ऑफ 12। वो 12 साल की एज में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, टीचिंग करना शुरू कर दिए। और 7 years लेटर ही बिकम अ स्कूल प्रिंसिपल। तो कह रहे हैं कि 7 years लेटर ही बिकम ए स्कूल प्रिंसिपल इन 1719। डाल्टन लेफ्ट फॉर द मैनचेस्टर टू द टीच मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द कॉलेज। करे कि वो मैनचेस्टर कॉलेज में ना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते थे। और जबकि वो 7 सालों तक वो क्या रह चुके थे, प्रिंसिपल रह चुके थे। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थियरी विच वाज अ टर्निंग पॉइंट इन स्टडी ऑफ मैटर। तो 1808 में उन्होंने प्रेजेंट किया एटॉमिक थियरी को, जो उन्होंने उनका टर्निंग पॉइंट था स्टडी ऑफ मैटर का। चलिए अब यहाँ पे स्टडी ऑफ मैटर से इनसे रिलेटेड करके पढ़ते हैं हम लोग। According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. The postulate of this theory was made stated as follow. चलिए क्या क्या फॉलो, all matter is made of very teeny particles called atoms। उन्होंने क्या बताया कि सारे जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और विच पार्टिकल इन केमिकल रिएक्शन, जो वो पार्टिकल क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड नंबर कह रहा है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं कि एटम्स जो होते हैं ना वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है जिसे और छोटा या काट नहीं सकते हैं, और वो उसे ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कह रहे हैं एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, किसी भी एटम का जो अलग अलग उसका मास रहेगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यहाँ पे कर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सेम लाइन इसमें दिया है कि जो एटम होता है ना उसके डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। कर एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जब भी कोई भी एटम स्मॉल नंबर मतलब जैसे 1 2 3 ऐसे, जैसे वाटर बन गया तो वाटर के 2 एटम क्या हो गया हाइड्रोजन और 1 एटम क्या हो गया ऑक्सीजन। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया तो हाइड्रोक्लोरिक का 1 और क्लोरीन का 1 एटम दोनों मिलके कंबाइन होकर HCl बना लिए। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ द एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम आर मेड ऑफ स्टील स्मॉलर पार्टिकल्स। जितने सारे मैटर होते हैं उस अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन, इन रिएक्शन 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। द प्रोडक्ट वेयर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। सो दैट दीज, इधर आपको दिया होगा, सो दैट these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Sodium carbonate plus acetic acid, sodium acetate plus carbon dioxide, so that is so is a law of conservation of mass। चलिए अब जो जो बन रहा है ना उसको हम ऐड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 5.3 हो गया हमारा, कर आगे 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। चलिए तो 6 और 5.3 को ऐड कर दिया मैंने तो 11.3 आ गया। और कह रहा है कि द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट। तो बना क्या हमारा 0.9 और 2.2 ऐड कर दिया, 0.9 और 2.8 3.1 आ गया।
और इसके बाद यहाँ पे सॉरी 3.1 आ गया, फिर 3.1 में 8.2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 11.3, जबकि हमें यहाँ पे हमें 5.3 और 0.66 को ऐड करने पे हमें क्या मिला था, 11.3 मिल गया था। ठीक है, और जबकि यहाँ पे 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2 ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 11.3 आएगा। दैट इज डाटा इज शो एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाइदर क्रिएट मास और नॉट डिस्ट्रॉय मास। ये हमारी थ्योरी हो गई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1/8 by mass to form water, and what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है ना 1:8 में है, और कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, कितने मास ऑफ ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ेगी, जबकि 3 ग्राम हमें हाइड्रोजन मिल गया। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो 2 ग्राम में 16 ग्राम और 3 ग्राम में 24 ग्राम, तो 24 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो रिजल्ट के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या हमारा आएगा, तो एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या समझ में आया आपका आंसर? तो आंसर नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है विच पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान सुनिए, नाइदर क्रिएटेड एटम और नॉट डिस्ट्रॉयड एटम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए विच डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन द डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे लिख लेंगे the ratio of atoms in a substance is fixed in a atom that is on the basis of a definite proportion। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा व्हाट इज एन एटम। चलिए एटम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिस स्टार्टिंग में किया था हमने। चलिए पहले एटम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एन एटम। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मास building walls from these walls a room and then a collection of room to form a building? What is the building block of the huge building? correct, similarly building block of the all matter or atom। correct, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो एक बिल्डिंग में एक रूम बनता है, रूम में जो होता है ना 4 दीवारें मिलके बनती है, और दीवारें किसी मिलके बनती है, वो बनती है हमारे ब्रिक से, ईंट से। तो कह रहा है उसी ईंट को ही हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एटम, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस एज एटम। तो सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, एटम। तो ऐसा डिफिनेशन है, दो सबस्टेंस दोज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस विच इज नॉट डिविजिबल एंड टेक अ पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। ये एटम का डिफिनेशन हो गया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हाउ बिग आर एटम। कह रहा कि एटम्स कितना बड़ा होता है। तो एटम्स आर वेरी small, they are the smaller than the anything that we can imagine or compare with। more than millions of atoms when stretched would make a layer of barley as thick as the sheet of the paper। चलिए यहाँ पे दिया एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। तो जो एटम होता है, एटम स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और एटम की क्या होती है, रेडियस होती है, साइज होती है। तो मीटर एटॉमिक रेडियस की जो साइज होगी ना उसको नैनोमीटर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁹ मीटर। एक्चुअली यहाँ देखो दिया 1/10⁹ मीटर इक्वल 1 नैनोमीटर। तो 10⁻⁹ बोले या 1/10⁹ बोले, एक ही बात है। 1 मीटर इक्वल 10⁻⁹ नैनोमीटर। इसके बाद देखो यहाँ पे रिलेटिव साइज दिया हुआ है। तो रिलेटिव साइज में आपको दिया हुआ है एटम ऑफ हाइड्रोजन 10⁻⁻10, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर का जो मॉलिक्यूल रहेगा 10⁻⁹
और मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन 10⁻⁸ और ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁴ और आंत दिया 10⁻³ और इसके बाद एप्पल दिया 10⁻⁻1। तो ये होता है ना, मीटर होता है, इनकी रेडियस साइज होती है। अब इसके बाद आगे हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे। चलिए, आपको एटम समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ आया तो आप उसको कमेंट करिए, फिर आपको फिर से समझा दिया जाएगा। तो आपको देखो दिया, वी माइट थिंक दैट इफ एटम आर सो द insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms. May our we may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do through modern technique. We can now produce magnified images of the surface of elements show of atom. चलिए, ये एटम के कुछ ना सरफेस आपको कुछ शो हो रहे हैं। गिवन एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। तो यहाँ पे सिलिकॉन का कुछ आपको इमेज दिखाई दे रहे होंगे। इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल दिख रहे हैं ना, वही एटम होते हैं। तो आपको ऐसे सिलिकॉन के फिगर दिखाई देंगे जो माइक्रोस्कोप से लिया गया। चलिए 3.2.1 व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो कह रहा Dalton was the first scientist to use the symbol of element in very specific sense. When he used a symbol of an element, he also meant a definite quantity of the element, that is one atom of the element. Berzelius suggests that the symbol of the element be made from the two or letter of the name of the element. तो डाल्टन ने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार उन्होंने सिंबल बताए किसी भी एटम का। तो कुछ उन्होंने उन्हें बस लिमिटेड एटम का ही सिंबल बना पाए। जैसे देखो आपको दिया हुआ ना यहाँ पे हाइड्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, ऐसा सिंबल बनाए। गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लीड, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी। इन्होंने ऐसा प्रपोज किए थे। कौन? डाल्टन बनाए थे। ये हमारा क्या था, ओल्ड कंसेप्ट था। पर बर्जीलियस ने आए, उन्होंने बताया कि किसी भी इंग्लिश लेटर का फर्स्ट लेटर जो उसको हम सिंबल में यूज कर सकते हैं। अगर एक ही नाम के अगर दो आ गए तो उसमें फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर, फर्स्ट कैपिटल सेकंड हम लोग क्या कर लेंगे, स्मॉल में रख के यूज कर लेंगे। और थर्ड इसके लैटिन वर्ड से कुछ ऐसे सिंबल निकाले। जैसे सोडियम, तो सोडियम का तो यस ओ डी आई यू एम होता, तो यस रखना चाहिए। लेकिन यस से पहले सल्फर का डिस्कवरी हो चुका था, इसलिए उसका लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग, नेट्रियम के अकॉर्डिंग एन ने नाम रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है, इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द एग्जांपल द नेम copper was taken from Cyprus. Some name were taken from the specific color. For example, gold was taken from the English word meaning a yellow. Nowadays, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, is an international scientific organization which approves name of the element, symbol, and the units of many of symbols are the first one or two letter of element name is English. The first letter of symbol is always written as capital letter and the second letter is smallest लोअर केस। तो अभी आपको समझाया, जैसे हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन का पहला लेटर यस ले लिया गया, दूसरा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर क्या लेना हमें, स्मॉल। यानी कि दोनों कैपिटल नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों कैपिटल लेंगे तो हो सकते हैं कि वो कंपाउंड बन जाए। जैसे कोबाल्ट कैपिटल सी स्मॉल हो, और जबकि दोनों कैपिटल कैपिटल हो गया, सी कैपिटल सी कैपिटल हो, दैट इज सेड टू द कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कंपाउंड। इसलिए बर्जीलियस ने क्या प्रपोज किए थे कि किसी भी नेम का ना फर्स्ट लेटर यूज कर लेंगे, या फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर यूज कर लेंगे, या तो उसका लैटिन वर्ड यूज कर लेंगे। तो देखो दिया, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपियरिंग लेटर इन द नेम। एग्जाम्पल से क्लोरीन, तो क्लोरीन का फर्स्ट लेटर, फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लेटर यूज कर लेंगे। जिंक का जेड एन यूज कर लिया गया। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट इन लैटिन, यानी जर्मन और ग्रीक फॉर एग्जाम्पल। तो लैटिन जो एक लैंग्वेज है जर्मन का, उन्होंने उसका जैसे आयरन, तो आयरन का जो लैटिन नेम होता है फेरम, तो फेरम से एफ ले लिया गया। सोडियम,
सोडियम का नाइट्रियम के वर्ड से Na ले लिया गया, पोटेशियम का कैलियम से की ले लिया गया। तो ऐसे कुछ आपको सिंबल दिखाई देंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग सिंबल से बात कर लेते हैं। तो देखो आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा एलिमेंट। अब ये एलिमेंट का Al हो गया, आर्गन का Ar हो गया, बेरियम का Be हो गया, बोरान का B हो गया, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO। और जबकि कॉपर का देखो Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Eu, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb और मैग्नीशियम का Mg और नियान का Ne। तो ऐसे उन्होंने सिंबल और एलिमेंट के बीच में यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया। नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn। ठीक है। तो ये इन्होंने सिंबल के नाम पे कौन बताए थे? ये बर्जीलियस ने बताए थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग ऊपर कुछ छूट तो नहीं गया। एटॉमिक मास की बात कर लेंगे हम लोग। The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to the measure the atomic mass of an atom, since the determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task. Relative atomic mass were determined using the law of chemical combination and the compounds of फॉर्मेट। तो इन्होंने बताया कि जो एटॉमिक मास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये एटॉमिक थ्योरी का, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर एकदम बेस्ड है यहाँ पे आपका। तो आपको जैसे दिया ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को उन्होंने 2 ग्राम 1 ग्राम रखा गया, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम। इन्होंने वहाँ पे क्या रखा, एटॉमिक मास के बारे में उन्होंने बताया। चलिए तो इसको हम लोग ना एटॉमिक मास को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड। तो आपको अब अंत तक देखने के लिए जीबी क्लासेस में धन्यवाद। थैंक यू सो मच।